हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आई एस पी सी एस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन का साइंस एंड टेक सब्जेक्ट, जिसका ये लेक्चर नंबर 5 है। और इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने चार लेक्चर में कवर किया था इसके प्रीवियस टॉपिक्स। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि स्पेस से रिलेटेड जो जो डेवलपमेंट्स रिसेंट में हुए हैं, जो करंट अफेयर्स से लिंक्ड है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हम लोगों ने ऑलरेडी मल्टीपल जो मेंस 365 मैगजीन है उसको कवर किया है, लाइक पॉलिटी को कवर कर लिया है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस एंड टेक का ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर किया है। तो आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। और मैंने उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक पे कि अभी रिसेंट में देखेंगे इंडिया जो है, जो स्पेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे मार्स पे कोई मिशन भेजना हुआ, मून पे कोई मिशन भेजना हुआ, या फिर सोलर मिशंस हो गया जहाँ पे सन से रिलेटेड कुछ R&D करना है। इसके लिए जो मिशंस हैं इंडिया इस पर काफ़ी फोकस कर रहा है, स्पेशली जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है इसरो के द्वारा। तो एक तो पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो स्पेस का रेस है इतना क्यों इसका फोकस कर रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज। तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था जो 20th सेंचुरी में, जो सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद जो कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, कि स्पेस में कौन सबसे आगे रहेगा। उसी फील्ड में इसको एक मोटिवेशन मिला कि डिफरेंट सेक्टर में जाने के लिए। जैसे आप जानते होंगे कि जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ तो इन दोनों के बीच में जो सोवियत यूनियन था और यूएस था, इनके बीच में हमेशा कोई भी स्पेस मिशन होते थे तो इन दोनों में लगा रहता था कि कौन इसके पहले पे जाएगा। तो वहाँ से इसका जोर पकड़ा कि कौन स्पेस पे ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, वहाँ के टेक्नोलॉजी को जो कौन ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा। तो अभी रिसेंट डेज में देखा जाए तो इंडियन स्पेस सेक्टर जो है या फिर इसरो स्पेस से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है इस पर इतना फोकस क्यों कर रहा है। तो अभी रिसेंट में देखेंगे कि इस पे जो स्पेस मिशन है इसको कॉमर्शियलाइज कर रहा है। जैसे आपको ट्रेवल करना है स्पेस में तो आप ह्यूमन मिशंस भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं। और स्पेस में जाके कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है या फिर किसी से प्लेनेट के बारे में आपको जानना है, या फिर सोलर जो फ्लेयर्स होते हैं वहाँ पे कुछ स्टडी करना है, तो इसके लिए जो हमारा है स्पेस मिशंस के थ्रू इन सब चीज़ को किया जाता है और इसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट में देखेंगे कि जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ है इसको सरकार प्रमोट कर रही है। जैसे अभी रिसेंट में अग्निकुल, कॉस्मोस और स्काई रूट जो ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने स्पेस से रिलेटेड अपने मिशंस भेजे थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला ये रीज़न हो गया कि कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से। दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ा है, क्योंकि आप देखेंगे इसरो ने रिसेंट डेज में देखा जाए तो मल्टीपल कंट्रीज़ का बहुत सारे सेटेलाइट को लॉन्च किया था। और इसका रीज़न ये है कि इसरो कम बजट में काफ़ी इफेक्टिवली और हाई सक्सेस रेशियो के साथ वहाँ पे जो सैटेलाइट है उसको भेजती है। और इसके साथ साथ जैसे हमारा कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला भी पार्ट है। जैसे मंगलयान हमने भेजा था मार्स मिशन के लिए, वहाँ पे देख ये भी हमें पता लगाया जाए कि सपोज अर्थ पे कुछ एक्टिविटी हो जाती है, कुछ इशू आ जाता है तो हम किसी और प्लेनेट पे रह सकते हैं कि नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए मार्स पे हम लोगों ने मिशन भेजा। और इसके साथ साथ नए नए जो टेक्नोलॉजीज़ है इसको हम कैसे खोजें। जैसे सेटेलाइट होता है तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने नेविगेशन में यूज़ करते हैं। जैसे मैपिंग आप जो भी आप करते हैं नेविगेशन के लिए, तो वहाँ पे जो मैप है वो सेटेलाइट पे बेस्ड होता है उसका नेविगेशन सिस्टम। फिर जो मेट्रोलॉजिकल जो डेटा होता है, जैसे कब ये आंधी आएगी, कब बारिश होगा, फिर इन सब चीज़ के लिए मेट्रोलॉजिकल जो है जो एक्टिविटीज़ होती है इसको मॉनिटर करने के लिए सेटेलाइट बेस पे ही कोई टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से कि इंडिया और अदर कंट्रीज़ जो हैं स्पेस मिशन पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो अभी इंडिया जो है जो इन मिशन पे इतना फोकस करने के बाद क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। तो पहला ये है कि एक तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, क्योंकि एक नाम होता है कि इस कंट्री ने सबसे पहले, जैसे आज भी देखा जाए तो चंद्रमा पे पास सबसे पहले लैंडिंग जो है यूएसए ने किया। तो सेम ऐसे ही एक तो सिग्निफिकेंट बढ़ जाता है। जैसे अभी जो मून पे
मून के जो जो साउथ पोल है, साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला फर्स्ट कंट्री जैसे इंडिया बना, तो एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हुआ। मीन्स यहाँ पे अदर कंट्री समझेंगे कि वहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। फिर दूसरा है कि इंडिया जो है, जो अपने स्पेस से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं उस पर काफ़ी फोकस कर रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे 2022 था, वहाँ पे नियरली 1 से 2 स्टार्टअप्स थे, लेकिन 2024 आते आते नियरली 200 प्लस जो स्टार्टअप्स हुए वो यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। और इसके साथ साथ नेशनल जो अपना कंट्री है, इस पर अदर जो स्पेस से रिलेटेड सिक्योरिटी होने की जो चांसेस हैं, जैसे इन चाइना का एंटी सैटेलाइट है। मीन्स हमारा कोई सपोज सैटेलाइट सिस्टम है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, बट चाइना क्या किया कि एंटी सैटेलाइट कोई मिसाइल यूज़ करके उस सैटेलाइट को डैमेज कर दिया। तो इन सब चीज़ से कंट्रोल करने के लिए हम इस पर कंटिन्यूसली फोकस करते रहते हैं। तो ये हमारा रीजन है। तो अभी इंडिया का जो स्पेस पॉलिसी है इसको देख लेते हैं कि रिसेंट में देखा जाए तो इंडिया का जो स्पेस पॉलिसी 2023 है, इसमें मेन फोकस किया गया था कि हम अपना जो कमर्शियलाइजेशन है, स्पेस मिशन को कमर्शियलाइजेशन के लिए, जैसे अदर कंट्रीज़ का हमें सेटेलाइट भेजना है या फिर हमें ह्यूमन का वहाँ पे ट्रेवलिंग कराना है, टूरिज्म जैसे स्पेस टूरिज्म हो गया, तो इन सब चीज़ पे कैसे फोकस करना है, इन सब चीज़ को काफ़ी अच्छे से लाया गया था। तो अभी इस जो हमारा स्पेस मिशन है इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इसमें फोकस किया गया है। तो पहला तो है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इसको मेन इसका एम था कि हम जब भी इसको फोकस करेंगे जो अपना स्पेस मिशन है, इससे क्या होगा कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी बूस्ट होगा। फिर इसके साथ साथ हमें एक जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन सर्विस है इसका भी हमें प्रॉपर डेटा मिलेगा और नए नए टेक्नोलॉजी मिलेगी। जैसे आपको पता होगा जब कारगिल का वार हुआ था, तो कारगिल के वार के टाइम पे आप जानते होंगे यूएस ने हमें डेटा शेयर करने से मना कर दिया था कि जो टेररिस्ट थे वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठे हुए थे और यूएस के पास वो डेटा प्रॉपर एग्जैक्ट डेटा था, बट उन्होंने क्या किया था, यूएसए ने उस समय डिनाई कर दिया था कि हम ये डेटा आपको इंडिया को नहीं दे सकते हैं। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए इंडिया ने क्या किया था, वो जो एक अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है जिसको INSS समथिंग बोला जाता है, ये इसको डेवलप किया गया। तो अभी यहाँ पे दूसरा कि हम कोई स्पेस में ऐसा ऑब्जेक्ट भी प्लेस कर सकते हैं जिसका कंट्रोल हमारे ग्राउंड से हम स्पेस की कोई ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर पाए, तो ये सारा हो गया। और इसके साथ हमारा जो मेन हमने बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। और इसके साथ साथ कि हम सपोज कोई सेटेलाइट स्पेस में भेजते हैं तो उस सेटेलाइट के थ्रू हम कोई किसी कंट्रीज़ को कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं क्या। तो इन सब चीज़ों को अपने स्पेस पॉलिसी में ऐड किया गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ हमें इम्पोर्टेंस भी है, सिग्निफिकेंस भी, ये देख लेते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेशन काफ़ी बढ़ेगा। क्योंकि रिसेंट में देखा जाए तो इंडियन का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने बहुत सारे सेटेलाइट को स्पेस में भेजा। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा। सपोज हम अदर कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारा कुछ टेक्नोलॉजी अदर कंट्रीज़ के पास जाएगा, अदर कंट्रीज़ का टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आ जाएगा, इसी को हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बोलते हैं। और इससे क्या होगा कि इनोवेशन काफ़ी बढ़ेगा जब हम इसमें प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं, सपोज गवर्नमेंट जो है कितना फंडिंग देगी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बट इसमें प्राइवेट लोग हमारे जैसे आपके जैसे लोग भी इन्वेस्ट करने लगे, तो उस फंडिंग को जब इन्वेस्टमेंट रहेगा, बजट रहेगा, तो वो क्या करेगा, नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा, इनोवेशन करेगा, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी देखा जाए तो स्पेस में प्राइवेट जो सेक्टर्स है इसका पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि रिसेंटली आप देखेंगे कि 2023 का ये डेटा है, इसमें बताया गया था कि इंडियन इकोनॉमी में नियरली $8 बिलियन का 2022 में स्पेस से रिलेटेड जो प्राइवेट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन रहा। और इसको बताया गया था कि 2040 आते आते इसका 8 बिलियन था, इंडिया का जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, वो नियरली 100 बिलियन तक हो सकता है। और ये जो रिपोर्ट था आर्थर डी लिटल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया था। और रिसेंटली क्या था कि आप देखेंगे कि एक 3D प्रिंटेड जो इंजन था इसको अग्निकुल के द्वारा लॉन्च किया गया था। और हमारे यहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि 2024 में टोटल लगभग 200 प्लस
स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप्स बेसिकली ऐसे न्यू कंपनीज रहती हैं जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में काम करती हैं और उनके पास क्या होता है कि रिसर्च और नए नए जो टेक्नोलॉजी इस पर काम करते हैं और इनका एक स्पेसिफिक एरिया होता है। तो और ये 2022 में एक था जो कि बढ़ के 2024 में 200 प्लस हो गया। ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है, जिससे कि स्पेस से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी रहेगा तो वहाँ पे इंडिया को काफ़ी हेल्प मिलेगा इनोवेशन होने के बाद। तो इसका सिग्निफिकेंस इसलिए हो जाता है जब भी प्राइवेट प्लेयर का किसी इंडस्ट्री में आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि इसरो पे एक तो लोड कम होगा, इसरो पे लोड कम होगा तो क्या होगा कि सरकार पे भी लोड कम होगा। तो इससे क्या होगा कि इसरो जो है अदर जो इम्पोर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इनोवेशन से रिलेटेड फील्ड्स है इस पर काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाएगी और कमर्शियलाइजेशन के लिए अपने दूसरा कोई विंग है इसको रेडी कर लेगी। और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा कि जो डिमांड ड्रिवन मॉडल है इस पर हम फोकस कर सकते हैं। डिमांड ड्रिवन मॉडल ऐसा होता है कि बेसिकली कि ये कोई कंपनी है, यहाँ पे रैंडम कंट्री या रैंडम ऑर्गेनाइजेशन आए बोले कि हमारा 50 सेटेलाइट है, इसको लॉन्च कर दो। तो क्या है कि ये हमेशा रेडी मोड में इसके लिए वर्क कर पाएगी, तो इसका कमर्शियलाइजेशन होगा तो ये यहाँ पे अर्निंग काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी कर पाएगी। और इसके साथ साथ हमारा स्पेस का इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए हम काफ़ी उसमें गेन करने के लिए या ग्लोबल लेवल पे हमें इसमें मार्केट कैप्चरिंग काफ़ी बढ़े, इसलिए सरकार इस पर काफ़ी फोकस कर रही है। और इससे क्या होगा कि मेक इन इंडिया जो को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि सपोज इंडिया में कोई स्टार्टअप डेवलप करता है और वो कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है या नई टेक्नोलॉजी से कोई मशीन्स बनाते हैं तो उसमें लगने वाले जो पार्ट्स हैं वो इंडिया से ही परचेज करेंगे। तो इंडिया से परचेज करेंगे तो इंडिया में बनने वाली किसी न किसी छोटी कंपनी का उससे बेनिफिट होगा। फिर इंडिया में इससे क्या कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, मीन्स जो हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं डिफरेंट कंपनी के बीच में ये बढ़ेगा। तो जब हेल्दी कॉम्पिटिशन बिल्ट होता है तो इससे क्या होता है कि एक जो कस्टमर के लिए भी काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ रहता है कि उन्हें एक लो बजट में काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि दोनों लोग अच्छे से अच्छे सामान को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं और हमारा इनोवेशन भी बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ को टैकल करने के लिए, फोकस करने के लिए इस गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है इसको देख लेते हैं। एक तो है जो कि हमने बताया इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। फिर इसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये एक प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए लेकर आया गया था। और इसके लिए रिसेंटली जो 2024-25 का बजट आया था इसमें 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड लाया गया था। तो बेसिकली वेंचर कैपिटल फंड ऐसा होता है, इसको इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे कि कोई सपोज स्टार्टअप है तो जो स्टार्टअप होते हैं, स्टार्टअप बेसिकली नई कंपनीज को बोला जाता है। तो स्टार्टअप के पास क्या होता है, इनके पास आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, आइडियाज़ या फिर टेक्निक तो बहुत होता है, बट इनके पास क्या होता है कि प्रॉपर फंडिंग नहीं होता है। फंड जब नहीं होता है, फंड इनके पास नहीं रहता है तो क्या होता है इनको बाहर से फंड चाहिए होता है। तो कोई ऐसा फंड, कोई प्राइवेट प्लेयर या सरकारी प्लेयर जब इसमें इनके इनिशियल फेज में ही इन्वेस्ट कर देती है तो इसी को हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं, जो कि यहाँ पे इनिशियल लेवल पे कुछ यहाँ पे इनका इक्विटी ले लेते हैं, कुछ परसेंट इक्विटी लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये कंपनी अभी छोटी है तो सपोज यहाँ पे 100 करोड़ लगाए तो ये कंपनी डेवलप करके क्या होता है कि 1000 करोड़ का बन गया, तो यहाँ पे इनका स्टेक काफ़ी बढ़ जाएगा, तो इसी को वेंचर कैपिटल बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है, एक तो पहला चैलेंज है कि यहाँ पे मल्टीपल रेगुलेशन, सपोज कोई स्टार्टअप आना चाह रहा है तो उसको मल्टीपल रेगुलेशन के थ्रू पास होना पड़ता है। जैसे स्पेस से जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से यहाँ पे क्लियरेंस लो, इसरो से लो, फिर एंट्रिक्स जो है एक कॉमर्शियल विंग जो है इसरो का उससे लो। तो ये पहला चैलेंज है। दूसरा है कि जब हम इसको फोकस करेंगे, प्राइवेट प्लेयर को फोकस करेंगे तो क्या होगा कि एक तो ऑलरेडी स्पेस में डेब्रिस मीन्स जो कचरा होता है, बेसिकली कचरा बोलते हैं शुद्ध भाषा में। तो जो अंतरिक्ष में या स्पेस में जो कचरा होता है जो तैरता रहता है उसी को डेब्रिस बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, जब प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो रिसर्च करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तो इससे क्या होगा वहाँ पे स्पेस में डेब्रिस बढ़ने की चांसेस हैं। इसके अलावा कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी का भी कंसर्न है। सपोज कोई सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ एक कोलैबोरेशन करके कोई सीक्रेट मिशन पे वर्क कर रही है, बट वो प्राइवेट सेक्टर होने की वजह से वहाँ से डेटा लीक्स हो गए, या फिर जो मिशन है मिशन का फ्यूचर है क्या है उसका प्लानिंग एग्जीक्यूशन लीक हो गया, तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। तो ये हमारे उससे
सिक्योरिटी कंसर्न्स है तो इसको वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एक तो प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आने चाहिए कि हमें एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, जिससे कि एक ही जगह पे जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इसरो है, एंट्रिक्स है, इन सारे जगह से क्लियरेंस मिल जाए। और हमें जो सैटेलाइट का मैन्युफैक्चरिंग है इस पे फोकस करना चाहिए। अभी हमारा अगला टॉपिक है आदित्य एल1 मिशन। तो बेसिकली हम अभी डिस्कस करेंगे कि आदित्य एल1 मिशन एग्जैक्टली क्या है, और इनकेस आपको हमारे प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप मैसेज करके बताइए कौन से टॉपिक पे आपको डाउट है, तो उस टॉपिक पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारा जो अभी का टॉपिक है आदित्य एल1 मिशन, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो एल1 पॉइंट होता है, बेसिकली एल1 पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सन है और यहाँ पे अर्थ है। तो आप जानते होंगे कि जो अर्थ है इसका भी ग्रेविटी होता है और सन का भी ग्रेविटी होता है। तो ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं सन के आसपास, ये इसके तरफ खींचते हैं, और जो अर्थ की तरफ होते हैं ये इसके तरफ ऑब्जेक्ट खींचते हैं। तो क्या होता है कि एक ऐसा इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सन का और जो अर्थ है इन दोनों का ग्रेविटी जो होता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट होता है इसको न्यूट्रल कर देता है। मीन्स यहाँ पे ऐसा प्लेस होता है एल1, ना तो सन का कोई यहाँ पे ग्रेविटी प्रेजेंस होता है, ना तो फिर अर्थ का कोई ग्रेविटी प्रेजेंस होता है। तो इस लेवल पे क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्यूल्स होते हैं यहाँ पे बहुत ना के बराबर लगता है, या फिर यहाँ पे फ्यूल लगते ही नहीं है। तो एल1 पॉइंट उसी को बोलते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ बेसिकली एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है, मीन्स जो अपना सन है उसका स्टडी करने के लिए, जैसे सन होता है तो सन पे यहाँ पे जानते होंगे बहुत सारे फ्लेयर्स निकले रहते हैं, फिर सोलर स्टॉर्म्स आते रहते हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इन सब चीज़ को स्टडी करने के लिए ही हमारा आदित्य एल1 मिशन गया था, जो कि लैग्रेंजियन पॉइंट पे भेजा गया था, जिसको एल1 पॉइंट भी बोलते हैं। तो अभी देख लेते हैं शॉर्ट में कि एल1 पॉइंट में कैसे भेजा गया था। तो बेसिकली जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57, इसके माध्यम से भेजा गया था, जिसमें 7 पेलोड्स थे, और इस 7 में से 5 जो 5 थे इसरो के थे और 2 जो थे इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के थे। और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट थे इसको देख लेते हैं। एक तो रिमोट सेंसिंग पेलोड्स थे, जैसे विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ये हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ पे आप देख के ये डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो आदित्य एल1 मिशन के कुछ कोर जो पेलोड्स थे, इन सीटू बेसिकली क्या होता है उसका ओरिजिनल इन्वायरमेंट या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही हम पेलोड बोलते हैं, इन सीटू पेलोड बोलते हैं। तो इसमें ये सारे इन सीटू पेलोड्स है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम जो स्पेस में वेदर का कंडीशन है इसके बारे में स्टडी कर पाएँ, फिर जो हमारा मल्टीपल लेयर्स होते हैं सन के आसपास इसको हम प्रॉपर स्टडी कर पाएँ और इसके बारे में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएँ। फिर एक सन के आसपास क्या होता है कि एक प्लाज्मा का लेयर होता है, इसके बारे में भी स्टडी करना था। फिर क्रोमोस्फेरिक जो होता है, जैसे कोरोना बेसिकली हमने बताया ना कि जो सन होता है ये सन है, तो सन के आसपास जो लपटें होती हैं आग की टेम्परेचर की वजह से, इसी को कोरोना बोलते हैं। तो कोरोनल हीटिंग का हम लोग इसमें देख सकते हैं। फिर जो प्लाज्मा होता है उसके बारे में देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो सूर्य होता है इसके बाहर एक एटमॉस्फेयर होता है, इस एटमॉस्फेयर के बारे में भी स्टडी करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था आदित्य एल1 मिशन का। तो इस मिशन का जो यूनिकनेस क्या था, मीन्स ऐसा क्या खासियत था इसको भेजा गया था, तो बेसिकली इसका मेन मोटो था कि हम जो सोलर फ्लेयर्स हैं उसको स्टडी करें और इसको हम प्रॉपर मेजर करें। तो हमने जो लैग्रेंजियन पॉइंट है इसको डिस्कस कर दिया है कि ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये न्यूट्रल हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इससे क्या होता है कि फ्यूल का कंजम्पशन कम हो जाता है, और ये कंटिन्यूसली सन को मॉनिटर करता रहता है। और आपको पता होगा जो नासा के द्वारा भेजा गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये L2 पॉइंट पे है। तो बेसिकली L2 पॉइंट ये है, तो यहाँ से L2 पॉइंट है और यहाँ से क्या करता है ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है
ये जो सन है और अर्थ है इसको मॉनिटर करता रहता है। तो अभी हम सोलर स्टॉर्म्स देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सोलर स्टॉर्म एक ऐसा इवेंट होता है जब सन के आसपास जो होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई डिस्टरबेंस आता है तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में कोई इरप्शंस आता है, स्पेशली जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं इनकी वजह से, या फिर जो कोरोनल मास होता है जो आगे जो ये हीट के फ्लेयर्स होते हैं उसके द्वारा, तो क्या होता है कि इन सब चीज़ की वजह से सैटेलाइट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसी स्टार्म को हम, इसी फ्लेयर्स को ही हम सोलर स्टार्म बोलते हैं। जैसे नॉर्मली में हमें आंधी आती है तेज हवा के साथ, तो सेम वैसे ही वहाँ पे जो कोरोनल इफेक्ट्स होता है उसकी वजह से जब वहाँ पे जो स्पीड में जो उसकी इन्वायरमेंट स्पीड में काफ़ी एक्सेलरेशन हो जाता है, उसी को हम सोलर स्टार्म बोलते हैं। तो सन का यहाँ पे जो सन का एक्टिविटी साइकिल होता है काफ़ी हाई होता है। तो जब भी सोलर स्टॉर्म्स आते हैं तो इससे रिलेटेड क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो जो स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज होने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि सोलर जो फ्लेयर होते हैं वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी वाले होते हैं। फिर जो ग्राउंड असेट्स हैं, सपोज कोई नेविगेशन सेटेलाइट है तो उसके वो भी डैमेज हो सकता है। कोई पावर ग्रिड है उसमें फेल्योर आ सकता है। रेडियो कम्युनिकेशन है इसमें भी फेल्योर आ सकते हैं। फिर बहुत सारे सेटेलाइट के केस में भी इशू आ सकता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर में भी इससे दिक्कत आ सकती है। हमारा अगला टॉपिक है चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो बेसिकली ये पुराना हो गया, स्टिल हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो रिसेंटली चंद्रयान 3 था, इसका सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। जो मून था उसके साउथ पोल पे, और साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री बना था। और जिस पॉइंट पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था उसको शिव शक्ति पॉइंट बोला गया था। तो यहाँ पे इसके 3 मॉड्यूल्स हैं। 3 मॉड्यूल में एक तो लैंडर था, लैंडर के साथ साथ वहाँ पे एक प्रोपल्सन मॉड्यूल था, मीन्स उसमें से एक लैंडर निकला। लैंडर का नेम था विक्रम, और इसके साथ साथ उस लैंडर के बाद एक वहाँ पे रोवर निकला, मीन्स जो वहाँ पे सतह पे चल रहे, जिसका नेम था प्रज्ञान। तो ये इसके 3 पार्ट थे। और ये एक होप जो एक्सपेरिमेंट होता है, मीन्स एक बार ऊपर उठ के वहाँ पे नीचे फिर बैठा है, इसी को हम होप एक्सपेरिमेंट बोले, जो कि नियरली 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ के वापस इसे यहाँ पे बैठा था। तो चंद्रयान 3 का हम की फाइंडिंग, मीन्स चंद्रयान 3 जाने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ के बारे में पता लगा उसको देख लेते हैं। तो पहला चीज़ हमें पता लगा टेम्परेचर से रिलेटेड, क्योंकि जब तक साउथ पोल पे कोई लैंडिंग नहीं हुआ था उसके पहले बोला जाता था कि जो मून का एवरेज टेम्परेचर है वहाँ पे साउथ पोल पे वो नियरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के बीच में है। लेकिन जब हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन के डेटा ने बताया कि नहीं, यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो नियरली 70 सेंटीग्रेड है। दूसरा है वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट अवेलेबल हैं उसके बारे में। तो जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है इन्होंने बताया कि वहाँ पे सल्फर का प्रेजेंस है, स्पेशली जो साउथ पोल में सी है वहाँ पे सल्फर का प्रेजेंस है। और अदर भी एलिमेंट्स हैं जैसे एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है, क्रोमियम है, ये सब वहाँ पे इनका भी प्रेजेंस के बारे में पता चला है। और वहाँ पे एक थिन प्लाज्मा है उसका भी, जो कि मून को प्रोटेक्ट करती है, इसके बारे में पता चला। और वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी भी होती है, जैसे अर्थक्वेक आता है तो इस तरह के जो अर्थक्वेक अर्थ पे आता है सेम उस टाइप का एक्टिविटी मून पे भी होता है। और वहाँ पे एक क्रेटर है। क्रेटर बेसिकली क्या होता है, एक गड्ढा होता है। सपोज क्या होता है कि कोई दलदली ज़मीन पे कोई चीज़ गिरता है, दलदली या नॉर्मली ज़मीन पे बहुत स्पीड के साथ गिरता है तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। तो उसी को हम क्रेटर बोलते हैं, जो कि नियरली 4 मीटर डायमीटर का था। तो ये उसकी कुछ की फाइंडिंग्स थे। और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए कि हमारा जो रिसर्च है इससे हम समझेंगे कि मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ और इसका डे बाय डे इवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे हम अर्थ के बारे में बोलते हैं कि एक पैंथालासा था, पैंजिया था, और वैसे ही हम अर्थ जो मून है इसके फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गगनयान मिशन। तो बेसिकली गगनयान मिशन को लेकर आया गया था। रिसेंटली क्या हुआ था कि 4 एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट किया गया था जिनको स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भेजा गया
भेजे जाने के लिए। और इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो अपना ये इसमें से 3 क्रू मेंबर रहेंगे जिनको जो 400 किलोमीटर अपने अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पे 3 डेज का ये मिशन है। तो ये बेसिकली स्पेस टूरिज्म को फोकस करने को लेकर गगनयान मिशन को लेकर आया गया था, जहाँ पे और जो गगनयान मिशन है इसके इंजन जो है इसको कंसिस्ट किया गया, इसमें सॉलिड स्टेज भी है, लिक्विड भी है और क्रायोजेनिक भी है। क्रायोजेनिक मीन्स क्या होता है, लिक्विड को जब काफ़ी हाई प्रेशर में रखा जाता है तो उसी को क्रायोजेनिक बोलते हैं। तो गगनयान मिशन हमें इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी है और कैपेबिलिटी है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। और हमने आप जानते होंगे कि इंडिया का कोई खुद का एक स्पेस स्टेशन नहीं है, तो हम रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से हम एक अपना रिसर्च जो वहाँ पे स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। स्पेस स्टेशन बेसिकली क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि स्पेस में तैरता रहता है, और वहाँ पे जाके जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वहाँ पे रुक सकते हैं, अपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको कैरी कर सकते हैं। तो ये स्पेस स्टेशन के अंदर होता रहता है। और इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो सकता है कि हम सपोज स्पेस टूरिज्म कराते हैं तो इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा, जो कि आने वाले टाइम में इंडिया काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से भी हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जिससे हम अपने जो इसरो का एंट्रिक्स हुआ या फिर अदर जो स्टार्टअप्स हैं उसको हम लॉन्च जो सेटेलाइट लॉन्च है करने के लिए उसको यूज में ले सकते हैं। तो इस मिशन से रिलेटेड चैलेंज क्या था उसको देख लेते हैं। एक तो हमारा पहला चैलेंज था कि जो अपना खुद का इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है उसको रिलेटेड, क्योंकि आप जानते होंगे वहाँ पे रहने के लिए काफ़ी इश्यूज आता है, तो अपना एक जो टेक्नोलॉजी को लेकर चैलेंज था। और उसके साथ साथ हमारे हेल्थ और सेफ्टी को लेकर कंसर्न्स था कि सपोज वहाँ पे इतना हमें प्रॉपर डेटा नहीं है, तो वहाँ पे जाके 3 डेज वहाँ पे रहने पे कोई वहाँ पे हमारे हेल्थ पे कोई इशू नहीं आएगा, सेफ्टी पे कोई कंसर्न्स तो नहीं है। फिर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वहाँ पे उनको एक्चुअल उस तरह का जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में ट्रेन करने प्रॉपर ट्रेन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, हमारे पास बजट का कंस्ट्रेंट्स है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस है। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया है अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारा ये अर्थ है, हमारे अर्थ से ऊपर जब हम स्पेस में जाते हैं, नियरली कर्मन जो लाइन होता है नियरली 100 किलोमीटर या फिर 60 से जो 70 माइल होता है, उसके ऊपर जाने के बाद हम स्पेस चालू हो जाता है। तो स्पेस में जाने के बाद वहाँ पे ग्रेविटी जीरो रहता है, तो वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे तैरता रहता है, ऐसे अपना चक्कर काटता रहता है सूर्य का। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम कोई ऐसा होलो ऑब्जेक्ट रख देते हैं जहाँ पे एक रूम जैसा जगह होता है, जैसे सिंगल रूम में होता है, एक चारों तरफ से पैक दीवार होता है और अंदर स्पेस होता है रहने के लिए, वैसे ही जो वहाँ पे एक जगह होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ पे अंदर जो है एस्ट्रोनॉट जाके रह सकते हैं, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैरी कर सकते हैं, और वो वहाँ पे तैरता रहता है। तो इसी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं। और करंटली एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट जो अर्थ के सरफेस से 350 से 450 किलोमीटर के बीच में है। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें किसका किसका पार्टनरशिप है ये देख लें। तो पहले तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जिसको ईएसए बोलते हैं, ये इसका एक है। दूसरा है कि यूएस का जो नासा है ये है। तीसरा है जापान का जाक्सा है। चौथा है कनाडा का सीएसए है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है। और पांचवा जो रसिया है इसका रोसकॉस्मोस जो वहाँ का स्पेस एजेंसी है ये। तो ये जो पांचों कंट्री हैं ये लोग मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डेवलप किए थे। और सेम इसी जैसा इंडिया प्लान कर रहा है कि अपना खुद का हम इंडिविजुअल एक स्पेस स्टेशन हम बनाएंगे जिससे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प मिले। तो आईएसएस जो है अपना स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो हमने बताया कि एक तो रिसर्च और साइंस में इससे हमें हेल्प मिलेगा, फिर जो हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन है ये बढ़ेगा, और इसके साथ साथ लो अर्थ ऑर्बिट में जो हमारा इकोनॉमी है, जिससे कि जो छोटी कंपनीज होती हैं या इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो अपने टेस्ट को आराम से टेस्ट और रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को इसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि हमारे इकोनॉमी में भी वो काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। हमारा अगला टॉपिक है कि रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल। तो रिसेंटली क्या हुआ था, जो आरएलवी है
रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल लेक्स 1 और लेक्स 2 मिशन को भेजा गया था, जिसको हमने वहाँ पे अभी रिसेंटली क्या होता है, जब भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो ऐसे यहाँ पे वर्टिकल लॉन्च करते हैं, और वर्टिकल लॉन्च होने के बाद ये जाता है स्पेस में चला जाता है, और स्पेस में जाने के बाद ये जो इसका इंजन होता है ये यहाँ पे छूट जाता है, ये पेलोड है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के बाद ये जो होता है स्पेस में ऐसे तैरता रहता है और ये एक डेब्रिस बन जाता है। तो स्पेस में इस तरह के बहुत कूड़ा और कचरा जो डेब्रिस है इनकी संख्या बढ़ जाती है। बस मेन काम का यही ऑब्जेक्ट होता है, यही जो जिसको पेलोड बोलते हैं। तो इनको टैकल करने के लिए और कॉस्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए, लो कॉस्ट बनाने के लिए हमने क्या किया कि ऐसा हम कोई लॉन्च व्हीकल बनाए जिससे ये जो हमारा स्पेस में छूट जाता है, जिससे कि एक तो डेब्रिस भी बढ़ता है और इसका लगने वाली कॉस्ट भी चला जाता है। तो इसको हम कैसे रीयूजेबल करें, मीन्स ये हम भेजने के बाद ये वापस अर्थ पे आके लैंड कर जाए। तो इन सब चीज़ को टैकल करने के लिए जो लेक्स 1 और लेक्स 2 मिशन को लाया गया था, तो और इसके साथ साथ लेक्स 3 जो मिशन है इसको हाई स्पीड लैंडिंग कंडीशन के लिए लाया गया था, जिससे कि हमारा स्पेस के बाद ऑब्जेक्ट को स्पेस में प्लेस करने के बाद वो जो हमारे अर्थ पे वापस आ सके। और इसके साथ इसमें एक विंग्ड व्हीकल था जिसको हमने पुष्पक बोला गया था, और ये क्या था कि इसने हॉरिजॉन्टल लैंडिंग किया था। मीन्स जनरली क्या होता है कि सपोज ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस से कभी भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो ऐसे होता है, बट इसमें ऐसा लॉन्च नहीं हुआ था। यहाँ पे लॉन्च हुआ था सेम जैसे हमारा एरोप्लेन होता है, लैंडिंग करता है ऐसे, यहाँ से रनवे पे जाता है, रनवे पे जाते जाते ऐसे हो जाता है, उड़ जाता है। तो सेम इस तरीके से यहाँ पे लैंड किया था, और जब भी टेक ऑफ किया था और लैंड जब करना था तो ऐसे आके डायरेक्ट हमारे सरफेस पे नहीं रुका था, बल्कि ये आया था ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते आया और यहाँ पे ऐसे रुका। तो इसी को हम हॉरिजॉन्टल लैंडिंग बोले। तो जो RLV लेक्स है ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको नासा भी यूज करता है। नासा बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा है, और जो RLV है एक स्पेस प्लेन होता है जिसको हम लो अर्थ ऑर्बिट, मीन्स अर्थ का जो कर्मल लाइन है उसको ऊपर इसको भेजने में में यूज करते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसका एक तो लो कॉस्ट हो गया, ये काफ़ी रिलायबल होता है, और इसको कम टाइम में इसको तैयार किया जा सकता है। बट इससे रिलेटेड चैलेंज क्या है कि जो स्पेशल इसमें लगने वाले मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, ये स्पेशल एलॉय होते हैं, इनके सिलेक्शन में काफ़ी इशू आता है। और जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन मटेरियल मीन्स क्या होता है कि जब भी हम इतने स्पीड से ऊपर जाते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से और सन के टेम्परेचर की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे जलने का भी डर रिस्क रहता है। तो हम उस टेम्परेचर को कैसे मिनिमाइज कर सकें इसके लिए इंसुलेटर लगाते हैं। तो इंसुलेटर वाले मटेरियल के सिलेक्शन में भी काफ़ी इश्यूज आते रहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कि स्पेस टूरिज्म के लेकर कि बेसिकली स्पेस टूरिज्म क्या होता है। रिसेंटली क्या हुआ था कि जो अमेजॉन का ब्लू ओरिजिन है इसने गोपी थोथाकुरा को सिलेक्ट किया था अपने एक स्पेस मिशन के लिए, स्पेस टूरिज्म के लिए, जिसका नेम था NS-25 मिशन। तो स्पेस टूरिज्म में बेसिकली क्या है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है उसको हम स्पेस में घूमने के लिए भेज दें, एडवेंचर के लिए भेज दें, या फिर प्लेजर के लिए लीजर पर्पज से भेज दें, तो उसी को हम स्पेस टूरिज्म बोलेंगे। और 2023 में इसका जो इकोनॉमी था नियरली $850.4 मिलियन का था। तो ये कितने टाइप का होता है जो स्पेस टूरिज्म, इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप का होता है। एक पहला होता है सब ऑर्बिटल। सब ऑर्बिटल में क्या होता है कि जो हमारा 50 से 70 अर्थ के जो सरफेस होता है, सपोज ये अर्थ है तो अर्थ के यहाँ से के अर्थ के सरफेस से 50 से 70 जो माइल है, नियरली मतलब 100 किलोमीटर के ऊपर भेजते हैं जब, तो उसको सब ऑर्बिटल बोलते हैं, या फिर इसको हम कर्मल लाइन भी बोलते हैं। दूसरा हो गया हमारा ऑर्बिटल, मीन्स इसमें क्या होता है कर्मल लाइन की जब भी हम ऊपर भेजते हैं, सिग्निफिकेंटली ऊपर भेजते हैं, तो उसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। और तीसरा हो गया कि लूनर स्पेस टूरिज्म, जैसे इंटरप्लेनेटरी, मीन्स हम अपने अर्थ से सपोज मार्स पे भेज रहे हैं या फिर हम वीनस पे भेज रहे हैं, तो ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे हो गया, इसी को हम इंटरप्लेनेटरी मिशन बोलते हैं। तो इन सब चीज़ से रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या थे उसको देख लेते हैं। तो एक तो पहला काफ़ी हाई कॉस्ट होता है, मीन्स ये सब लोग एफर्ड नहीं कर सकते हैं।
और मार्केट में इसका काफ़ी लिमिटेड डिमांड है, क्योंकि हाई कॉस्ट की वजह से सब लोग इसको प्रेफर नहीं करेंगे, तो इसका डिमांड तो कम ही रहेगा। तीसरा है इस चैलेंज है कि इसका राइट और ऑब्लिगेशंस को लेकर, सपोज हम किसी को भेजते हैं स्पेस में और वहाँ पे जाने के बाद कोई टेक्निकल इशू आ गया, तो वो किसका ऑब्लिगेशंस रहेगा, उस कंपनी का या फिर इंडिविजुअल जो वहाँ पे घूमने या फिर टूरिज्म के लिए जाना चाह रहा था। इसको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया गया और इससे क्या होगा कि इस स्पेस में डेब्रिस की संख्या, जो स्पेस में कचरा की संख्या है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस थे स्पेस टूरिज्म को लेकर। हमारा अगला टॉपिक है स्पेस हैबिटेशन को लेकर। स्पेस हैबिटेशन मीन्स क्या होता कि नासा का एक प्लान है जिसमें बोला गया था कि 2024 जाते जाते मून का जो सरफेस है यहाँ पे हम एक हैबिटेशन मीन्स एक नए कॉलोनी डेवलप करेंगे जहाँ पे इंसान रहने लगेगा। तो इसी को हम स्पेस हैबिटेशन बोला गया, जहाँ पे हम हैबिटेशन ह्यूमंस के लिए हैबिटेशन डेवलप करेंगे अर्थ के अलावा, जैसे मून हो गया, मार्स हो गया। तो इसको डेवलप करने का दो तरीका हो सकता है कि एक तो पहले हम सेलेस्टियल बॉडी मीन्स कोई भी, जरूरी नहीं वो प्लेनेट पे ही भेजें, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो गया वहाँ पे भेजते हैं। तो एक हो गया जैसे कि मार्स हो गया। फिर इसके अलावा एक कैप्सूल हो गया, जैसे हमारा आईएसएस है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो एक कैप्सूल की तरह है, मीन्स बाहर पूरा एक बिल्कुल बंद है बट अंदर वहाँ पे एक ब्लैंक जगह है जहाँ पे कोई जाके रह सकता है। तो ये दो फॉर्म है स्पेस हैबिटेशन के लिए, तो इस पे नासा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जाने के लिए इससे स्पेस हैबिटेशन से बेनिफिट क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो पहला तो साइंटिफिक बेनिफिट होगा कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगा, और जो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन है स्पेशली किड्स हो गया, इनको इंटरेस्ट आएगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर, साइंस को लेकर, इससे एक इन लोगों की रुचि बढ़ेगी। दूसरा है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, वहाँ पे इनकी संख्या पाई जा सकती है। फिर इसके अलावा जो बेनिफिट है कि हम जो अपने अर्थ में सपोज अचानक से कोई दुर्घटना होती है, जैसे आप जानते होंगे कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें क्या हुआ था, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कि वो पूरा तबाह हो गया, पूरा बर्बाद, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था वो बर्बाद हो गया, उसका मतलब पता ही नहीं चला एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो सपोज खुदा न खास्ता ऐसा कभी इंसिडेंट अर्थ के साथ हो जाता है, तो हमारे पास रीडेवलपमेंट करने के लिए भी कुछ न कुछ ऑप्शंस रहेंगे। और इसके साथ जो स्पेस में वेदर हो गया, फिर वहाँ पे हम स्पेस क्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प मिलेगा। और इसके साथ साथ हम हो सकता है कि जो हम पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं, इसके अलावा भी नए नए मटेरियल्स को फाउंड करने का भी चांसेस हैं। तो ये स्पेस हैबिटेशन को लेकर बेनिफिट्स हैं। तो इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं, एक तो इसका कॉस्ट बहुत हाई है, एग्जीक्यूशन प्लान में भी बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि वहाँ पे जब जाएंगे आपको ऑक्सीजन का काफ़ी इशू आएगा, फूड का बहुत सारा इशू है, मेडिकल सप्लाईज का भी इशूज है। और वहाँ पे नए इन्वायरमेंट में जाएंगे तो आपको हेल्थ पे भी इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं। इसके साथ इन्वायरमेंट में कोई मॉडिफिकेशन आएगा तो ये एडवर्सली इफेक्ट करेगा, और इसका कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। इस जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, उसको हम रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जैसे ये हो गया आउटर स्पेस गवर्नेंस, मीन्स इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। और इनकेस आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो फिर हम इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है स्पेस डिब्रिज। तो बेसिकली क्या है कि जो इसरो है अपना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक रिपोर्ट निकाला था जिसका नेम था इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट, ISSAR। इसमें बताया था कि जो स्पेस में डिब्रिस है इसकी संख्या काफ़ी बढ़ जा रही है, और इसके साथ साथ जो डिब्रिस है इसको हम ट्रैक करें। तो SSA का एक नॉलेज शेयरिंग, कैरेक्टराइजेशन और प्रैक्टिस है, जिससे कि जो भी स्पेस के ऑब्जेक्ट्स हैं इसको हम ट्रैक करें। तो देखा जाए 2023 में इंडिया ने 127 जो इंडियन सैटेलाइट को भेजा था, जिसमें से उसमें से 5 जो सैटेलाइट थे इसमें काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट हुआ। जिस भी रीजन्स, ब्रेकआउट मीन्स कोई स्पेस में कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका असर हमारे सैटेलाइट पर पड़ा, इसी को हम ऑन ऑर्बिट ब्रेकआउट
इवेंट बोलते हैं, ब्रेकअप इवेंट बोलते हैं। तो इससे हमारे सैटेलाइट पे डैमेजेस भी हो सकते हैं और बहुत सारे इश्यूज भी आ सकते हैं। तो और इसके साथ सैटेलाइट जो होता है इसमें कोलिजन के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज थे स्पेस डेब्रिस को लेकर। इसी को मॉनिटर करने के लिए जो इसरो ने ये स्टेप्स लिया था। तो स्पेस डेब्रिस के बारे में देख लेते हैं, जिसको स्पेस जंक भी बोला जाता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हम जब भी स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट भेजते हैं तो वो वहाँ पे छूट जाता है, उसी को भेजते हैं। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो है अर्थ की 800 से 1000 किलोमीटर के बीच में एलिवेशन जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डेब्रिस की संख्या सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हमें प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा जो लेक्चर है, वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे हमें अगले वीडियोस को लाने में काफ़ी हेल्प मिलता है। और एक वीडियो को लाने में काफ़ी एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।